श्री गुरदीप सप्पल जी का स्वागत है और वे आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पर, जो पूरे देश जिससे चिंतित है, जिस मामले पर पूरा देश आज हमारे छात्रों के साथ खड़ा है और किस प्रकार से वो किस दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके बीच में है। और सबसे पहले वो एक वीडियो दिखाकर आप इसकी शुरुआत करेंगे। आदरणीय शमा मोहम्मद जी। Namaste. Hello, everybody. Are you ready for the press conference? I'll start. Okay. So before I start, I want to show a very important video which has just come in. यहाँ से और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए, तो दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोग के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर जो है काफी Anyway, so 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव हो करके फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकीव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकीव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवे की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे, जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितनी माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स हैं। ये सिर्फ हमारा 3rd हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, सिर्फ 3rd हॉस्टल के हैं। बाकी 1st हॉस्टल है, वहाँ पे 200 बच्चे हैं। बाकी 2nd हॉस्टल है, वहाँ पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी 6th हॉस्टल है, वहाँ पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं बाहर, इतने सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं। हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। hello, everybody. You just saw this video, and you can see very well that there is a student begging and many students behind. And he said totally there are 800 students. So the heartless, arrogant, obstinate and cruel mindset and attitude of the government has been exposed today with this 20,000 students in Ukraine. What did Mr. Modi say in an election rally? It is due to India's rising strength that we are able to safely evacuate all our students.
This was said in an election rally. Where is the safe evacuation? You just saw the video. There is a boy crying with a lot of students behind him, begging, saying, we want to go from here. What is the Indian government doing for that? The Indian government has been bloating out here, chest thumping, saying everything is well, Modi ji is the great. But here we are seeing cries of these children, these students, and when are they going to come back? Several of these students are stuck mainly in eastern part of Ukraine, in the cities of Sumy, Kharkiv, and Kharkiv. They are mainly stuck there, and these are very close to the Hungary-Poland border, which is around 1,500 kilometers from there. And also Romania is close by. So how is the mode of transportation? How do you take these students from here to there? Are they getting, he says very clearly there is no food and water over there. How are they going to get these food and water? Is the Indian government doing anything for that? We have seen that 4 ministers have been sent to the bordering countries. My question today is, what is the function of these 4 ministers? Are they there to just receive them at the border and give them roses? Are they doing anything to go inside and help them out? For example, these students are crying out there. Are they doing anything? What we are seeing is the ministers are receiving them at the border and then escorting them to the plane or whatever. But where is the war zone? What is evacuation? Evacuation is from the war zone. The war zone is Ukraine, not Poland, Romania, or Hungary. So they are in the peace zone, these ministers, and our students are in the war zone. Let's remember that. And these students are still in the war zone. Students have complained that they have not been able to contact the Indian embassy officials in Ukraine. The Congress party wants to know how many officers are deputed and how are these students supposed to contact these officers. I have an instance of my own cousin who was in the Odessa Medical University who told me that nobody picked up the phone. They were not able to contact any of them. And these students by themselves took buses and taxis and traveled to Moldova. Moldova, there also no official was there. They called, nobody picked up the phone. In Moldova, their military there and the Moldovan government helped them, gave them food and water. And again, they took a bus, they said around 20 euros or something they paid, and went to the airport in Bucharest, that's in Romania. So they helped, there he said, the Indian embassy people are there. So what basically evacuation is to take from that particular point inside the country where it is, where it's happening. But when they're asking for help, this is the excuse we are getting. Then you have, on top of all this, when our students are battling for life and death, there are BJP ministers are making shameless and cruel statements mocking them. That is really upsetting and sad. We had Prahlad Joshi, Minister of Parliamentary Affairs, who said that most children go abroad because they fail the NEET exams. This particular boy who comes from Karnataka, Naveen, he scored 98%, received his body, have not yet received him. Can you imagine? I'm a mother, I'm a parent, and I know what is going through their mind. Then you have Mr. V.K. Singh, another minister, who says, yes, 2 of the students have died. ये तो होता है war zone में. ये हो जाता है. But is it our war? Is India fighting a war? It is a war between Russia and Ukraine. Our students are stuck there. And do you know what is one of the main reasons they are stuck there? What was also told to me by my cousin is the advisory. The 15th Feb advisory which they got said, students whose stay is not essential may consider leaving temporarily, Now, you know, students are young students, so they thought, you know what, it is not important. Whereas the others have got advisories, other students from other countries, that you must leave immediately. Russia will be invading Ukraine. You must leave immediately. That was the advisory.
Whereas here, the advisory was different. So that is one of the most important thing. And then we have heard other advisories also. Then they all of a sudden say, you stay back. Then they will say, please come to the border. Then they give you a 4-hour notice to come to Kharkiv border and say, you know, you have to leave Kharkiv and then come to the border there, the Ukraine border. How are the students supposed to come there when there are snipers? You heard that boy saying there are snipers. It's a war zone out there. So how are these students supposed to come there? Then you have Arvind Balad, another MP from Karnataka, MLA from Karnataka. When he was asked about Naveen's body being brought back, you know, the student who died, you know what did this Karnataka MLA say? He said a dead body takes up more space in a flight. Can you imagine? Where is the empathy? A dead body takes more space in a flight. Where is the empathy? His parents are waiting, they're upset. And he has this audacity to give the statement? How heartless is this statement? Action has to be taken immediately. This MLA is very close to Modi ji. He was also thought to be the next CM of Karnataka. He should be suspended immediately. Action has to be taken. Now, we have also heard of reports of Indian students being stopped from entering trains, being chased away from train stations, and even being threatened to be shot. I heard another story from Kerala where Indian students were saying that the Ukrainians were hitting them with AK-47 rifles on their head. Can you imagine what our students are going through? And Mr. Modi is already saying that, you know what, everybody is saying that Mr. Modi has done, the Modi government has done an excellent job of evacuating, when still many of our students are there. We want to know what are the number of students over there. How many have been evacuated? We hear the story is 4,000 have been evacuated. Prime Minister says 12,000. What is the exact answer? What is the exact number? Why is there no press conference by the present government on how many students have been evacuated? How many are there? Why don't they do it? Why don't they tell us what is happening there? Why is everything a secret? Why did the Indian government wait till the last minute to issue advisories to evacuate our people? And many advisories are next to impossible. Like I've mentioned before, 4 hours, get to the Ukraine border from Kharkiv. So these are impossible advisories. Now let me remind you also once again, you all know about it, about the Persian Gulf War. It was Iraq invaded Kuwait on August 2nd. I was there myself. And I can tell you that at that point of time, 170,000 of us were evacuated. And that evacuation went very well. There was no chest thumping. It took nearly 3 months, but there were many more people. Many were evacuated from Kuwait, and those not from there, the safe passage was given by the Iraqi government. Here, Mr. Modi has good relation with Moscow, as well as with Ukraine. He has been talking with the Russian government. We want to know, what is he talking? Why is there no safe passage of our students? Just like when I was there in 1990, there was safe passage for the Indians over there. The Indians could I could easily go out. I could go from Kuwait to Baghdad, Baghdad to Amman, and we were evacuated. Many of my friends were evacuated by sea from Kuwait, many others by air from Kuwait. So each one thought which route, but there was no danger to Indian lives because of our diplomacy, because of our friendship. What is the diplomatic relationship of India with Moscow at this point of time? Why is Mr. Modi not able to convince the Russians that I want to get my people out? I need safe passage of my people. And why are the Ukrainians attacking our students? Mr. Modi can speak, or the foreign minister or anybody can speak to the government of Ukraine and say that it is imperative. We cannot see our students crying out there desperately. And then the other thing the government says is, you know what? Oh, there are other people over there. They have not been evacuated. We are the only ones. Then why don't we see those on TV channels? Why are we not seeing them crying out there saying, please, begging their governments to evacuate? Because many of them have already been evacuated. Many of their embassies are still evacuating them with the help of the military. So these are very pertinent questions. Now, in 1990, the operation was so successful
that Air India entered the Guinness Book of World Records for evacuating the most number of people by a civil airliner. Can you believe that? Did you hear any chest thumping at that point of time? Was there Prime Minister Zindabad? Did you hear any of that? When the children are entering the plane, they want to go and see their parents. They're told, Bolo Modi Zindabad, Bolo Modi ji Zindabad. What is this? Where are we heading as a nation? Is this China? Is this South Korea? We are a democracy. In a democracy, we are supposed to be saying, Modi, hi, hi. Modi Zindabad. Modi, Modi, Modi. This is the duty of the country, the Prime Minister of India. He isn't doing anything extra. Remember that it is his duty. Just like in 1990, it was the duty of then Prime Minister. Just like in 2006, when many of them were evacuated from Lebanon during the Lebanese-Israel war. Just like in 2011, when many of them were evacuated from Libya, more than 11,000 of them. Nobody did chest thumping. We didn't say, hi, hi, Prime Minister Manmohan Singh. We never did that because these are duties. These are not PR exercises. And that was what Modi ji did in the election campaign. That was a PR exercise saying, you know what, India has become a rising country and that's why we can do. As if we did not do any evacuations before 2014. Let's stop this chest thumping. An Indian student died because the government didn't evacuate him on time. Countless others are still trapped in the war zone. Why is the PM patting himself on the back and trying to garner votes through such statements when students are still fighting for their lives in a war zone? The entire operation to evacuate students from Ukraine has been badly botched by this government, and instead of saving the lives of Indian citizens, self-promotion has become the #1 priority of this government. The Congress party demands that the government immediately make public the number of students trapped in Ukraine, whether it's Odessa, whether it is Kharkiv or Sumy. How many are there? How are they going to get them out? And when will they get them out? We need a deadline. We want the safe passage of our students back to India. We cannot fail them. Congress party demands immediately that these students are safely back in India. Thank you. शुक्रिया शर्मा जी। दोस्तों, आपने शुरू में जो वीडियो देखा उसमें जितनी दर्द भरी आवाज़ हमारे भारतीय छात्रों की दिखी, और बहुत सारे वीडियोस हम लगातार सोशल मीडिया में देखते आ रहे हैं, मीडिया अखबार उसको कवर कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि वो दर्द की पुकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है, इस सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। वो वाहवाही में बिजी हैं, वो चुनावी रैली में बिजी हैं, सब ठीक है कह के क्रेडिट लेने में बिजी हैं, लेकिन जो वहाँ छात्र फंसे हैं उनकी ये पुकार उनके आवाज़ों तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो यूक्रेन की समस्या है, इसमें जो भारत के छात्र और छात्राएं फंसे हैं, उनकी हालत मोदी सरकार के अहंकारी रवैये को उजागर करती है। वो उजागर करती है कि ये सरकार अपनी जिद, अपने प्रचार का जो उनका पूरा एक भूख है, उसके आगे भारतीय छात्रों की मुसीबत की कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता लगातार सवाल करते आए हैं, और आज उन सवालों को आपके सामने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी रखना चाहती है और सरकार से पूछती है। स्पष्ट शब्दों में हम जानना चाहते हैं कि यूक्रेन में भारत के कितने छात्र और कितनी छात्राएं आज भी फंसे हुए हैं। वो छात्र और छात्राएं कौन से इलाके में फंसे हैं? कितने बच्चे हमारे देश के वो बमबारी वाले इलाकों में हैं? कितने बच्चे वो बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और कितनों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है? ये बेसिक जानकारी इस देश के बच्चों के बारे में भारत का हर एक नागरिक और उन बच्चों के माता पिता परिवार वाले बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जानकारी को देश के सामने रखे। दूसरी बात,
हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, क्योंकि लगातार वीडियो आ रहे हैं कि बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, छात्र छात्राओं के पास पीने का पानी तक नहीं है। तो सरकार ने अपने सूत्रों के माध्यम से, अपने दूतावासों के माध्यम से ऐसी कौन सी व्यवस्था की है कि जो छात्र छात्राएं अपने दम पर संघर्ष करके बमबारी के बीच में किसी तरह से बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खाना या पानी तो मुहैया हो। एक युद्ध क्षेत्र में वो भूखे प्यासे रहकर किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, इसमें सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी सरकार से स्पष्ट जवाब चाहती है। तीसरी बात, बॉर्डर पे जो छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं, खासतौर पे पोलैंड के बॉर्डर पे, हंगरी के बॉर्डर पे और रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंचने के बाद बॉर्डर पार करने में 1 से 1.5 दिन लग रहा है। कई जगह पे बर्फबारी हो रही है, -6, -8 डिग्री टेम्परेचर है। बॉर्डर के पार दूसरी तरफ हमारे देश के 4-4 मंत्री खड़े हैं स्वागत के लिए। वो स्वागत के लिए वहां खड़े हैं, वो नारे लगवाने के लिए खड़े हैं, लेकिन इस बीच में 1.5 दिन का वक्त लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? यूक्रेन तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, भारत ने तो पक्ष नहीं लिया, लेकिन भारत सरकार अपने संबंधों का इस्तेमाल करके ये भी तय नहीं कर पा रही है कि जो बच्चे अपने आप बॉर्डर तक पहुंच गए वो कम से कम कुछ मिनट के अंदर बॉर्डर पार तो कर जाएं, अपने मंत्रियों के स्वागत को सिर चढ़ाने के लिए तो पहुंच जाएं। मंत्री वहां खड़े हैं स्वागत के लिए, लेकिन 1.5 दिन तक बॉर्डर खुल नहीं रहा है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ये भारत सरकार से पूछती है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, आज से नहीं है, शुरू से अच्छे संबंध हैं। मोदी जी की दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से सीधे बात होती है। क्या उन्होंने आज तक भारतीय छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित पैसेज, सेफ पैसेज की बात की है? और उसको सेफ पैसेज मिलने में क्या दिक्कत आ रही है, ये बात हम जानना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ रूस के राष्ट्रपति कहते हैं कि बंधक बनाया है यूक्रेन के सरकार ने, सेना ने हमारे छात्रों को, दूसरी तरफ यूक्रेन, हमारी सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार दोनों सरकारों के साथ लगातार टच में है, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों राष्ट्रपतियों के लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए भारत की मजबूत स्थिति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो शुरू से आज तक रही है, नेहरू जी के ज़माने से जो आज तक भारत का एक दबदबा रहा है ऐसे मामलों में, उसका इस्तेमाल करके सेफ पैसेज क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों हमारे छात्रों को, छात्राओं को वहाँ पे भटकना पड़ रहा है बमबारी के बीच में? इस सवाल का जवाब सरकार से पूरा देश चाहता है। और सबसे बड़ी बात, आप सब ने वीडियो देखा है, लगातार वीडियो आ रहे हैं बच्चों के कि जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उनको कोई उठाता नहीं है, उठाता है तो जवाब नहीं मिलता है या काट दिया जाता है। 1.5 दिन 2 दिन लग रहे हैं हेल्पलाइन तक पहुंचने के लिए। युद्ध का क्षेत्र है, पल पल में कुछ घट रहा है, हर पल पे वहां बम मिसाइल गिर रहे हैं। वहां पे 1.5 दिन, सूचना तकनीकी का दौर है, ये IT सुपर पावर है हम, क्या ये टेक्निकल मामला है? क्यों इमीडिएटली ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार की ओर से कि जो छात्र छात्राएं वहां फंसे हैं वो कम से कम हेल्पलाइन तक तो पहुंच जाएं? भारत सरकार तो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी आवाज हेल्पलाइन तक तो पहुंच जाए, ये व्यवस्था तो होनी चाहिए इस देश के अंदर। ये भी सरकार करने में क्यों असफल है? कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से इसका जवाब चाहती है। और साथ ही जो एक बात जो शोमा जी ने भी बोली, लगातार बीजेपी के नेता मंत्री जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जनरल VK सिंह के जो बयान आज आए, एक तो उन्होंने ये कहा कि 2 छात्रों की वहां मृत्यु हुई, युद्ध क्षेत्र में होता है, ये हमारा युद्ध नहीं है, हम तो वहां युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम तो उन दोनों देशों के अच्छे संबंध वाले देश हैं, तो हमारे छात्रों को ये क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये कह के हमारी सरकार इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकती है कि युद्ध क्षेत्र है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना। और दूसरी बात जो आज उन्होंने की कि हमने तो एडवाइजरी जारी कर दी थी, उस एडवाइजरी की मियाद निकल गई, अब बच्चे कैसे भी पहुंच जाएं जो जगह हम बता रहे हैं और वहां से हम ले लेंगे। ये बात भी सरासर गलत है। पहली बात, जो 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी हुई थी
उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि सभी भारतीय जो यूक्रेन में रहते हैं, खास तौर पर वे छात्र जिनके पास कोई जरूरी काम नहीं है, वे चाहें तो टेम्परेरी तौर पर वापस आ सकते हैं। अब इन शब्दों का अर्थ आपने क्या समझा और छात्रों ने क्या समझा, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भेद होना चाहिए। ये 15 फरवरी की बात है। दूसरी बात, अब जो उन्होंने एडवाइजरी इशू की परसों ये बोला 1:30 बजे कि 6 बजे खार्कीव में रहने वाले जितने छात्र छात्रा हैं वो 3 जगह, पिसोशिन, बबाई और बेज़्ल्यूरिवका, 3 जगहों के नाम दिए गए। बोला 1:30 बजे कि आप कैसे भी 6 बजे वहां पहुंच जाइए। जो पता चला कि रूसी संपर्कों से पता चला वहां बमबारी होने वाली है। कैसे पहुंचे? ना तो जनरल वीके सिंह बताते हैं देश को, ना भारत के दूतावास बताते हैं वहां छात्रों को, कोई नहीं बताता है। खैर, छात्र फिर भी पहुंचे। कोई ट्रेन में पहुंच पाया, बहुतों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया। आज की मीडिया खबरें हैं कि छात्र 25-25 किलोमीटर चलकर उस युद्ध क्षेत्र में 25 किलोमीटर चलकर जहां बमबारी चल रही है वो पिसोशिन पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद पता लगा कोई नहीं है भारतीय दूतावास का, वहां पे कोई था ही नहीं। तो आपने भारतीय छात्र छात्राओं को वहां क्यों भेजा जहां आप हैं ही नहीं? और वहां पे कहा गया कि रूसी बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। फिर पता चला कि नहीं, अब हंगरी जाएंगे और हंगरी के लिए टिकट है बस का। यह भारत की सरकार की वहां व्यवस्था हो रही है जो एडवाइजरी परसों की गई है। और जनरल वीके सिंह कहते हैं कि वो पहुंच जाएं, जैसे कि ये पबजी का गेम है जिसमें कि बमबारी में आप आराम से उछलते हुए कूदते हुए पहुंच जाएंगे। इस सरकार को गेम्स बहुत पसंद है, लेकिन वो असल युद्ध क्षेत्र है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार के लोग, भाजपा के लोग लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इन बच्चों ने सही से प्लानिंग नहीं की। इस सरकार ने क्या प्लानिंग की थी? जो सरकार आज वायुसेना के जहाज भेज रही है, आज से 10 दिन पहले नहीं भेज सकती थी। जिस सरकार के पास पूरी सूचना तंत्र है, जिस सरकार के पास पूरा विदेश मंत्रालय है, जिस सरकार के फोन पर दोनों देशों के राष्ट्रपति हैं, वो सरकार तो प्लान कर नहीं पाई कि ये दौर आने वाला है और हमें बाद में अपने वायुसेना के जहाज भेजने पड़ेंगे। लेकिन बच्चे प्लान कर लेते। ये जो अपनी असफलता का ठीकरा उन बच्चों के सर पे फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत के सरकार के मंत्रियों को और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भारत के नागरिक हैं। इनका भारत सरकार का फर्ज है कि उनको सुरक्षित वापस लेकर आए। यही नहीं, दूसरी तरफ देखिए, जो अरविंद बलाड हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, काफी कद्दावार नेता हैं कर्नाटक के, उन्होंने बयान दिया कि जो छात्र की वहां मृत्यु हुई है गोलीबारी में, नवीन की, उसकी डेड बॉडी वापस नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ज्यादा जगह घेरती है। भारतीय नागरिकों की मृत्यु उपरांत गरिमा का भी ख्याल नहीं करेंगे। क्या कभी ऐसा इस देश में सुनने को आया है? कभी भारत की किसी भी सरकार ने अपने नागरिकों की मृत्यु के बाद इस तरह से उनकी गरिमा का हनन किया है? कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि अरविंद बलाड का कर्नाटक सरकार से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत के नागरिक की गरिमा का मृत्यु उपरांत हनन किया है। और तीसरी तरफ प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि ये पास नहीं कर पाते 90% लोग नीट में, इसलिए चले जाते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, नीट में क्वालिफाइंग मार्क 18% है। पिछले साल 7.5 लाख रैंकिंग वाले बच्चे को 21% वाले बच्चे को भी एडमिशन मिला है, और जो डेथ हुई है वो 97% वाला बच्चा था। 97%। ये सरकार भूलती है कि 90,000 सीट हैं और आप 8,70,000 बच्चे पास हुए थे। और यूक्रेन भी नीट की रैंकिंग के आधार पर एडमिशन देता है, लेकिन वहां इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यहां पे फीस 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंचती है। और जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो नीट की रैंकिंग में ऊपर होते हैं, लेकिन पहले 90,000 में नहीं आए थे। वो उनकी मजबूरी है कि यहां पे कम दरों पे शिक्षा प्राप्त करके अपना करियर बना रहे हैं, और उनको ये सरकार कह रही है कि ये बच्चे फेल होते हैं इसलिए वहां जाते हैं। तो इस तरह की अनसंवेदनशीलता का कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और सरकार से जवाब चाहती है कि
जो भी हमारे नागरिक वहां फंसे हैं उनको वापस लाने की तुरंत व्यवस्था करे, देश के लोगों को ये बताए कि कितने लोग वहां पे फंसे हैं, युद्ध के क्षेत्र में कितने फंसे हैं, कब वो वापस आएंगे, भारत की दूतावास उन लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं। आप पोलैंड में बैठे हैं, आप रोमानिया में बैठे हैं, आप हंगरी में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे यूक्रेन में बैठे हैं और बच्चे को यूक्रेन तक आप कैसे पहुंचेंगे कि कोई तो इतना बड़ा हम महाशक्ति हैं, और हम महाशक्ति मोदी जी के टाइम से नहीं है, उनसे पहले से हैं, और एक महाशक्ति को ऐसे लाचार देखना इस देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत दुख की बात है। और कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि तुरंत भारत सरकार पूरे देश के साथ ये साझा करे कि उसका इवैक्यूएशन प्लान क्या है, बच्चे कहाँ हैं, और हेल्पलाइन तुरंत बच्चों को मुहैया हो वहां पे, इसकी व्यवस्था की जाए। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जो एमएलए का जो बयान दिया है ना उनका। नहीं, ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसका असलियत क्या है वहाँ, जब रूस कुछ बोल रहा है, भारत सरकार और रूस के साथ संबंध है ना, बहुत अच्छी संबंध है। रूस से सच्चाई हमको चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ हमारे बच्चों को, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मोदी जी एक बोलते हो तो व्लादिमीर पुतिन अलग बोलता है, वो कैसे हो सकता है? हमको सच्चाई चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ। और आपने भी सुमी में एक वीडियो मैंने दिखाया भी कि बच्चे रो रहे हैं, और उन्होंने कहा वहाँ 800 बच्चे हैं, 800 छात्र हैं, और उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये जो लड़के उनके पीछे भी बहुत सारे छात्र हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हम सच लाइव वीडियोस देख रहे हैं, तो हमको इस सरकार से सच्चाई चाहिए। बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं वहाँ। हमको भारत सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द यहाँ लेकर आए। आप बात कीजिए रूस से, व्लादिमीर पुतिन से, और बोल दीजिए कि हमको सेफ पैसेज चाहिए। जैसे उस समय 90 में हमारी जो सरकार थी, उन्होंने इराक के जो नेता है सद्दाम हुसैन से बात की और सेफ पैसेज हुआ था सभी हिंदुस्तानी लोगों का 1,60,000। छोटी नंबर नहीं है वो। कहां है डिप्लोमेसी? और उससे पहले यहां चेस्ट थम्पिंग हुआ ऑलरेडी कि मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने ये किया है। अभी भी छात्र है हमारे वहां। सिद्धार्थ, हम अभी भी यूनाइटेड है। वो तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। आप समझने की कोशिश करो कि वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। लेकिन हमको जो आज अभी वीडियो आए हैं, आपने देखा है ना, अभी वीडियो आए हैं, उसका जवाब तो दे दो। क्या हो रहा है वहां? एक आपने कोई प्रेस स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सरकार इसके ऊपर? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अलग होता है ना। ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए जो देश को बताना है कि क्या हो रहा है वहां। देखिए, कल जो बात हुई थी वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हुई थी। आप सबको पता है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो भी बातचीत होती है वो सीक्रेट होती है। हम जो बात कर रहे हैं कि देश की जनता को सरकार क्या बताए, हम भारत सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी इस आपदा के, क्योंकि वो बच्चे, वो छात्र छात्राएं भारत के नागरिक हैं
और हर प्रयास का हम समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि देश की जनता को सरकार ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी का डिस्कशन चार दीवारी के अंदर होता है। कम से कम या तो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते देश को। उनको अधिकार है बताने का, वो बता सकते थे। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सरकार देश की जनता के सामने वस्तुस्थिति रखे। और ये जो नए वीडियो कल के बाद आज आए हैं, जो हम सब ने अभी देखे हैं कल से, उस मद्देनजर अब सरकार क्या करने जा रही है, ये हमारी डिमांड है। और सिद्धार्थ, दूसरी बात है, हमने जब पूछा कि क्या हो रहा है वहां, तभी ये सरकार शुरुआत क्या, इवैक्यूएशन, ये सब हर दिन कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है कि क्या हो रहा है वहां, कब हमारे बच्चे वापस आएंगे, कब हमारे छात्र वापस आएंगे। हम दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। सब आप लोगों को सब बोलते हैं कि सब ठीक है वहां। ये वीडियोस नहीं आए जो हमने देखा, जो छात्र जब वापस आते हैं बोलते हैं कि हमको कुछ मदद नहीं मिला, जब हमने वो बॉर्डर क्रॉस किया तब मदद मिला। लाइव वीडियोस है, ये वीडियोस नहीं आए तो हम लोग को क्या सोचेंगे कि सब ठीक है। वही बोल रहे हैं ना कि सब ठीक है, सब एवरीथिंग इज ऑल राइट, कुछ समस्या नहीं है। सो हमारी जो है ये छात्र को ऊपर वी आर वेरी वेरी कंसर्न्ड। दे आर आवर चिल्ड्रन, रिमेंबर दैट, दे आर आवर चिल्ड्रन। एंड ऑलरेडी एक देहांत हो गए हैं, एंड दैट इज वेरी अपसेटिंग। नॉट इवन अ सिंगल डेथ शुड हैव हैपेंड। नो डेथ हैपेंड इन 1990, रिमेंबर दैट। ये जो निर्णय सरकार को लेनी है, हम अभी सरकार नहीं है, सरकार को ये निर्णय लेनी है कि क्या करना है इसके ऊपर। तो सरकार निर्णय लेंगे, सरकार को लेना। अभी तो 3 बार एब्सटेन किया है कि सरकार को निर्णय लेना है इसके ऊपर। See, if the union government has sent representatives, ministers, first there was, no need initially, but that I was specifying it. And I think if they have sent it, if a state is sending it for it, they are Tamil Nadu sending for Tamilian students. If a union government can do it, why not the state? Is the question now which arises. So everybody has to think before they do something. These are the work of diplomats. These things have to be done silently, like it was done in 1990, as I mentioned, like it was done in 2006 in Lebanon, like it was done in 2011 in Libya. Did you hear anything? You're all journalists, you're all were there at that point of time. Did you hear any chest thumping? And let's see, the chest thumping has already started. Thanking Modi ji has already started before all of them have come back. I'm very worried after seeing this video today. What is going to happen to these students? They said that they have no water, they have no food, and they have to reach the border, and there are snipers out there. Remember that. It's a very, very dangerous and precarious situation out there. I'm very worried about it. The Congress party is very concerned. Rahul ji is very concerned, and you can see every day Rahul ji has been asking the government of India, how are they going to bring the students back? When are they going to bring them back? Anything else? Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Going to Election Commission, 4:30 p.m. Regarding Manipur. Thank you. Thank you all.